आपको पता है सचिन तेंदुलकर जो थे डोमेस्टिक क्रिकेट में कभी जीरो पे आउट ही नहीं होते थे, लेकिन बाद में एक ऐसा प्लेयर आया है जो उनको जीरो पर ही पहली बार आउट किया था। आई रिमेंबर वो बॉलर ना, वो जहीर खान और इरफान पठान जैसे लेजेंड बॉलर को वो उनका लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया था। और वो बंदा T20 हो या ओडीआई हो, उनका डेब्यू मैच ही पहला बॉल बोल्ड मार के हुआ था। यहाँ तक कि आपको मैं बता दूं कि वो IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला फास्ट बॉलर है वो। तो उसका नाम भी रिवील कर दीजिए अब। तो उसका नाम कोई और नहीं बल्कि द स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार है। ये कहानी हमको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप डिटेल में बता सकते हैं इसको? जरूर जरूर, डेफिनेटली। एक्चुअली ये भुवनेश्वर कुमार की कहानी ना 2008 से स्टार्ट होती है एक डोमेस्टिक मैच में। जब वो खेलने जाते हैं तो उनके अपोजिशन में सचिन तेंदुलकर भी खेलते हैं और माना जाता है कि सचिन तेंदुलकर आज तक कभी भी डोमेस्टिक पे डक पे आउट नहीं हुए थे। लेकिन वो पहली बार ऐसा मोमेंट था जिसमें भुवनेश्वर कुमार ने उनको बोल्ड मारा था वहाँ पे भी। और उसके बाद से भुवनेश्वर कुमार की जर्नी एक्चुअली वहीं से स्टार्ट हो गई थी। हाँ, सही बोला आपने। वहाँ से उनकी जर्नी बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत हुई थी। वहाँ से क्या हुआ कि 2009 में उन्हें आरसीबी ने 6 लाख में खरीद दिया था। तो लेकिन हुआ कि उस टाइम आरसीबी में तो बड़े बड़े बॉलर्स थे, अनिल कुंबले जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी थे, तो उनको उस साल मौका नहीं मिला। तो हुआ ये कि 2000 अगले साल मतलब 2010 में भी वो टीम सेम टीम में थे, लेकिन फिर भी वही बात थी कि बड़े बड़े प्लेयर्स होने के कारण उनको फिर से 2010 में भी मौका नहीं मिलता है। बेंच कर दिया गया था जी, मतलब कि जब बेंच कर दिया जाता है तो आप ऐसे समझो कि उनका डेब्यू हुआ ही नहीं था आरसीबी में। उनका एक्चुअल डेब्यू होता है 2011 में, जब वो पुणे वॉरियर उनको खरीद लेती है। हाँ। अब पुणे वॉरियर जब खरीदती है तो उसको 5 मैच का ही मौका देती है, जिसमें से वो 3 विकेट निकाल लेते हैं और फिर पूरा सीजन वो बेंच कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि अगले साल जब वापस से पुणे वॉरियर उनको मौका देती है उस सीजन, तो उस सीजन वो 8 विकेट निकाल लेते हैं। तो आप ऐसा समझो कि उनका जो ग्राफ है ना वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया फ्रीक्वेंटली। बिल्कुल। हाँ, उस साल वो परफॉर्मेंस उनका तो अच्छा हुआ था आईपीएल में धीरे धीरे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद फाइनली क्या होता है कि 2012 के दिसंबर में उनका इंडियन टीम में डेब्यू हो जाता है। True. अब याद रखो कि ओडीआई हो या T20 दोनों में उन्होंने पहले ओवर में बोल्ड मारा था। एग्जैक्टली मतलब कि एक यंगस्टर के लिए इसे बेस्ट डेब्यू माना जाता है। अगर आप पहले ओवर में विकेट निकाल दो तो ऑब्वियसली बेस्ट होगा ही। उसके बाद क्या होता है कि उसी साल 2013 में जब आईपीएल होता है तो पुणे वॉरियर्स उन्हें फिर से रिटेन कर लेती है सेम प्राइस पे, जब वो जो उनको मिलता है स्टार्टिंग में। उस साल भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, 13 विकेट निकालते हैं उस साल। मतलब कि ग्राफ अच्छा बढ़ा है उनका। एग्जैक्टली राइट। फिर शायद 2014 में हमको याद आ रहा है कि उनको ऑक्शन टेबल पर लाया गया था ना। एग्जैक्टली एक्चुअली हुआ ये था कि उस टाइम SRH जब आई थी है ना, तो उस टाइम आईपीएल में क्या हुआ कि जब पुणे वॉरियर्स से निकल के SRH में जब गया टेबल पे, तो क्या हुआ कि भुवनेश्वर कुमार, जहां उनका रेट 20 लाख था, पुणे वॉरियर्स जो दे रहे थे, वहां पे उनका रेट सीधा 4 करोड़ 25 लाख हो जाता है। और आप मानोगे ये हुआ क्यों पता है? क्योंकि उस वक्त वो तो एक तो इंडियन टीम में डेब्यू कर चुके थे और उस वक्त वो इतने बड़े लेजेंड और स्विंग किंग बन चुके थे कि उनका वो रेट भी कम पड़ रहा था। ऑब्वियसली ये तो मतलब मैच कर रहा है उनके लेवल से। हाँ, उस वक्त के हिसाब से मैच कर रहा है वो। बिल्कुल। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2014 में जैसे वो SRH की तरफ से डेब्यू किए थे, तो क्या हुआ था कि उस सीजन में उन्होंने प्रूव कर दिया था SRH को कि वाह ही इज़ द बेस्ट बॉलर। उन्होंने पूरे सीजन में 20 विकेट निकाले थे SRH की तरफ से, क्योंकि और इसी के चलते वो टॉप 10 लिस्ट में भी थे उस साल के आईपीएल सीजन में। और यही कारण था कि SRH, उनके माइंड में ये क्लियर हो गया था कि इस बंदे को 10 साल तक SRH में रखना ही रखना, क्योंकि ऐसा पेस अटैक आईपीएल हो या फिर इंटरनेशनल लेवल में सच में नहीं मिलने वाला है। और सिमिलरली क्या हुआ कि 2015 में भी जब SRH की तरफ से खेले, तो उस साल में भी वो सबसे ज़्यादा विकेट टेकर बन गए थे SRH की तरफ से। मतलब कि अलग लेवल का बंदा था। एग्जैक्टली वो अलग लेवल में ही चले गए थे वो। हाँ, मुझे याद आ रहा है कि उस टीम में मोहित शर्मा भी थे पेस अटैक में, है ना। लेकिन उस टाइम सारे इंडियंस को पता था कि वहाँ बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग करती है, तो सबको उम्मीद ना भुवनेश्वर कुमार से बहुत ही ज़्यादा था उस साल। ऐसा क्योंकि वो बहुत साल से वो ऐसा कारनामा कर भी रहे थे ना इंटरनेशनल लेवल पे, इसलिए उन पर ज़्यादा उम्मीद बन गया था। बिल्कुल। तो क्या होता है ना कि 2015 का जो वर्ल्ड कप इंडियन टीम खेलने जाती है, तो पहले ही मैच में भुवी को नी में इंजरी हो जाता है। तो डॉक्टर्स ने उन्हें बोल दिया कि उनको तो 4 महीने तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा। ओके। तो सबको ये लगने लगा कि अब तो वो टीम से भी बाहर हो जाएंगे और पता नहीं कमबैक हो पाएगा कि नहीं। ट्रू। लेकिन वहीं पे आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अच्छा, आप बताना चाहेंगे? जरूर जरूर, और मुझे याद आ रहा है, मैं बताऊंगा जरूर। हाँ। अच्छा, वर्ल्ड कप खत्म होता है ना, तो फिर क्या है कि आईपीएल आता है 2016 वाला, तो वहाँ पे सबको ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड कप में इंजरी थे तो क्या पता ये अभी भी थोड़ा सीजन ना भी खेल पाए कुछ आधे सीजन तक। हाँ, सबको लगा कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, मतलब एग्जैक्टली वो ऐसा लगने लग गया था कि शायद वैसा नहीं कर पाएंगे जैसा था। तो लेकिन वो सबको सरप्राइज कर देते हैं। जब होता क्या है कि उनका स्विंग वापस पहले जैसा आ जाता है, जिससे क्या होता है कि बैट्समैन कन्फ्यूज कर जाते हैं। और कितनी बार ऐसा होता है कि उनके उस पूरे सीजन में फर्स्ट ओवर मेडन चला जाने लगता है, और इसी की वजह से
वो फाइनल तक पहुंचते हैं। हाँ, सबको पता है कि फाइनल खेलते हैं आरसीबी के साथ एसआरएच, और एसआरएच जो थी अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से वहाँ पहुंचे थे, और आरसीबी बैटिंग बहुत मजबूत था। एग्जैक्टली, बैटिंग बहुत मजबूत था। क्रिस गेल तो थे, लेकिन एबी डिविलियर्स और विराट कोहली ने जो तबाही मचाया था उस साल, विराट कोहली तो अपने प्राइम फेज में था। 900 कुछ रन मारे थे उन्होंने, 973 रन मारे थे, जो आज तक वो रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा मुझे लगता है। तो सोचो, उतने ताबड़तोड़ बल्लेबाज होने के बावजूद भी ये टीम बैलेंस थी, आप इसको स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते हो, है ना। तो बैलेंस होने के बाद भुवनेश्वर कुमार के बदौलत कहीं ना कहीं इस टीम को फाइनल में आरसीबी को घुटने पे लाती है और आरसीबी को हरा देती है। वो इसी वजह से एसआरएच टाइटल वो जीतती है फर्स्ट टाइम, ठीक है। और उस सीजन में वो फाइनल के बाद मतलब वो पर्पल कैप लेते हैं 10 विकेट के साथ, भुवनेश्वर कुमार। होप यू रिमेंबर वो फाइनल। या भुवी का जो स्विंग था ना, उस पर बैट्समैन बहुत ही ज़्यादा डरते थे, मतलब वो बाउंड्री मारने का सोचते ही नहीं थे उनके बॉल पे। उनका ओडीआई हो या टेस्ट हो या T20 हो, वहाँ तो 5 विकेट हॉल उन्होंने ले लिया था, लेकिन उनका बचा हुआ था वो आईपीएल में, मतलब आईपीएल में उन्होंने कभी 5 विकेट लिया नहीं था। ट्रू। फिर आता है 2017 का वो आईपीएल। हाँ, मुझे याद है। हाँ, तो वहाँ क्या होता है कि एक मैच में वो 5 विकेट हॉल ले ही लेते हैं। और उस साल मानो भले उनकी टीम फाइनल नहीं खेल पाती है, लेकिन क्या होता है कि वो 26 विकेट लेते हैं उस साल, और फिर से पर्पल कैप होल्डर बन जाते हैं। ट्रू। वो उस साल मानो कि वो अलग ही लेवल पे चल रहा है, हालांकि वो टीम फाइनल नहीं पहुंचती है ना, लेकिन वो अलग ही लेवल थे एज कम्पेयर टू 2016 वाला। आप याद कीजिए कि फिंच जो है अपने करियर में सबसे ज़्यादा भुवनेश्वर कुमार के द्वारा ही आउट हुए हैं। रियली, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस। या यू मस्ट बी। शायद 2019 तक वो आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ना। एग्जैक्टली, क्या हुआ कि 2019 तक वो एक ना सक्सेसफुल आईपीएल बॉलर बन चुके थे, और उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस था कि इसी के चलते उनको 2019 का स्क्वाड में लिया गया वर्ल्ड कप में। लेकिन वापस से 2015 की तरह उनको अभी वापस से बीच मैच में इंजरी हो गया। अब जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ, वापस से क्रिकेट खेलने आया, तो वो पता चला कि उनका स्विंग ही खत्म हो चुका है। मतलब कि जो इंसान स्विंग के लिए जाना था अब वही स्विंग उनका खत्म हो चुका था, और वो बहुत ही स्ट्रगल करने लग गए थे उनका हेल्थ अच्छा ना होने के कारण। और वो बार बार इंजर्ड हो रहे थे, मतलब आईपीएल के टाइम में भी वो एग्जैक्टली उनका परफॉर्मेंस उस टाइम आईपीएल में भी लगातार गिरता चला गया। वही है उनका मेनली है कि स्विंग खत्म हो चुका है। ये सिलसिला लगातार मुझे आई थिंक लग रहा है कि 2019 से शायद 2024 तक चला था ऐसा उनका, कि आईपीएल में भी मतलब आईपीएल के मिडिल में भी वो इंजर्ड होकर आईपीएल सीजन से भी बाहर हो जा रहे। ऐसा बहुत बार हुआ है, बस वही है, स्पीड आया तो स्विंग खत्म हो गया। बिल्कुल। फिर शायद उन्हें इंडियन टीम के तीनों फॉर्मेट से बाहर निकाल दिया था। एग्जैक्टली, यही हुआ था, क्योंकि उनका इंजरी जो है ना कंसिस्टेंट इतना ज़्यादा हो गया था, और उनका जो स्विंग था वो जा ही चुका था, है ना, हेल्थ इशू के चलते। तो वो तीनों फॉर्मेट से वो एक्चुअली बाहर हो चुके थे। हालांकि बीच में 2022 में T20 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उनमें उसको मौका मिला था उनको, बुमराह के एग्जैक्टली सेमीफाइनल का मैच जो हुआ था तो इंग्लैंड के अगेंस्ट में हुआ था। यही कारण है कि एक तो उनके पास स्विंग था ही नहीं, और फास्ट वही है कि कुछ कमाल कर नहीं पाया, तो सेमीफाइनल में हम लोग 10 विकेट से मतलब वो जीत चुके थे इंग्लैंड। हालांकि और बॉलर्स भी थे मतलब जिनके ऊपर उंगली उठाई जा सकती थी। हाँ, ये बात सच है, फोकस उनके ऊपर ही हो गया। फोकस उनके ऊपर हुआ, और फिर वो उनका करियर वहीं से फिर खत्म हो गया। फिर उनके बाद से उनका कमबैक हुआ ही नहीं लगभग। लेकिन मेरे माइंड में हमेशा से एक डाउट था कि उनका कंसिस्टेंटली इतना खराब परफॉर्मेंस था, तो फिर वो रिटायरमेंट क्यों नहीं अनाउंस किया आज तक। ये सवाल मेरे अंदर भी आता है कि उनको तो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था जब इतना खराब हो ही गया है, मतलब टीम से भी बाहर हो गया है। लेकिन क्या होता है ना कि आदमी अगर इंतजार करता है तो एक कमबैक का उसको मौका मिलता है, माइंड में रहता है कमबैक करके दिखाना, साबित करना। तो अगला ये कहा नहीं कि उनका ये नॉर्मल कमबैक नहीं होता है, बल्कि एक मॉन्स्टर कमबैक होता है। मैं आपको बताऊंगा अभी डिटेल में। तो देखिए, होता ये है कि 2024 तक उनका परफॉर्मेंस हमेशा खराब होता है, तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जो उन्हें 10 साल तक रखती है वो भी उन्हें रिलीज कर देते हैं। अच्छा, लेकिन उनकी पुरानी जो टीम है आरसीबी उन पर भरोसा जताती है, और 2025 के आईपीएल में उन्हें अपने टीम में शामिल कर लेती है। हाँ, 10.25 करोड़ में। राइट। 2025 का आईपीएल जो होता है उसमें क्या होता है कि भुवी उतना अच्छा इकोनॉमी नहीं रख पाते हैं जैसा पहले रखा करते थे। लेकिन क्या होता है कि वो क्रूशियल विकेट निकालते हैं हर बार, हर मैच में कुछ ना कुछ जो क्रूशियल विकेट होता है वो निकाल देते हैं। मैंने देखा पूरा सीजन। हाँ, फाइनल में भी उन्होंने 2 विकेट निकाला था। एग्जैक्टली। और वो पूरे सीजन में 17 विकेट निकाले 2025 में, मतलब उतना खराब फेज होने के बाद जब वापसी करते हैं 17 विकेट निकाले, जो कि ये बहुत बड़ी बात है। आरसीबी को 18 साल बाद टाइटल जिताने में बहुत बड़ा योगदान इनको भी जाता है। डेफिनेटली उनको जाता ही है, क्योंकि उन्होंने इतना क्रूशियल मैचेस जिताए हैं। बिल्कुल, जैसे एसआरएच में जितवाते थे वैसे उन्होंने भी जितवाया है, तो वही है। मैं समझ रहा हूँ कि अभी भी आपके अंदर कंफ्यूजन होगा कि ये कमबैक मॉन्स्टर कैसे बोल सकते हैं। हाँ, वही बात है कि 17 विकेट ही जस्ट तो लिए हैं, वही ऐसा तो माइंड में रहता ही है। तो इस टाइम पर 2026 का आईपीएल इसको बोल सकते हैं मॉन्स्टर कमबैक। इस आईपीएल में उन्होंने क्या किया कि आईपीएल जब खेल रहे थे आरसीबी की तरफ से, तो पूरे सीजन इस बार ना उन्होंने इकोनॉमी बहुत अच्छा रखा,
और विकेट तो आप बोलो ही नहीं, 28 विकेट निकाले हैं। मतलब आप प्राइम भुवनेश्वर को याद करो, हाँ। जो 2016 में खेला करते थे। हाँ और इस साल फिर वो आरसीबी को लगातार दूसरा टाइटल जितवा देते हैं। मतलब कि क्या ही बोला जाए उस बंदे का कमबैक को। हाँ, फिर तो इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं मॉन्स्टर कमबैक, क्योंकि चलो ठीक है, फर्स्ट ईयर एक्चुअली वो था एक डिसेंट विकेट था, बिल्कुल। क्रूशियल विकेट्स निकाला है। हाँ। और अगले साल वो विकेट भी ले रहे हैं, इकोनॉमिकल बॉलिंग भी कर रहे हैं, क्रूशियल मैच में अपना परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। क्या चाहिए और? याद होगा आपको दिल्ली का मैच, दिल्ली और ये आरसीबी का, वो हेड्स ऑफ। वहाँ उनका जो इकोनॉमी था मतलब 1 पॉइंट समथिंग था। आप गेस कर सकते हैं। हाँ हाँ एग्जैक्टली। मॉन्स्टर कमबैक तो हो जा रहा है उनका आईपीएल में, लेकिन मेरे अंदर भी एक सवाल आ जा रहा है कि जब उनका कमबैक इतना अच्छा हो ही गया है तो वो वापस इंडियन टीम में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? देखिए, इसका आंसर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बस ऐसा आप समझो कि उनका मॉन्स्टर कमबैक इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि एक तो टीम इंडिया को चाह रही है कि नए फेस को और कम उम्र वाले को मौका दे, ताकि उसको एक न्यूरिश कर सके आगे लेजेंड बनाने के लिए। लेकिन फिर वही हो रहा है कि हमें हर सीरीज में अलग अलग चेहरा मिल रहा है फेस अटैक, और हमारा तो लगभग परफॉर्मेंस भी बहुत खराब होता जा रहा है। मतलब इससे सिर्फ क्रिकेटर्स ही नहीं, इससे हम लोग भी परेशान हैं, ठीक है, और भी हमारे जैसे कई फैंस भी परेशान हैं, क्योंकि आप मानो नहीं कि इसी के चलते ही ना ऐसा क्या हो रहा है कि ठीक है आप फ्रेशर को मौका दो, ठीक है, आप उनको खिलवाओ तरीके से, लेकिन आप उनको साथ में ना एक्सपीरियंस प्लेयर को भी रखो, जो उनके साथ ना वो सीखे जाने, बीच बीच उनको मौका मिले, ठीक है, वो तो बहुत ज़रूरी है। देखो ना आप, इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा देख लो, आयरलैंड से एक सीरीज़ तो छोड़ो, हम लोग एक मैच भी टीम इंडिया नहीं हारे थे, हम लोग उससे हार गए, ठीक है। फिर हम लोग इंग्लैंड से कभी भी T20 हम लोग सीरीज़ नहीं हारे थे, उससे हार गए। ये तो चलो इस साल की बात है। 2025 में क्या हुआ? 2025 में हम लोग न्यूजीलैंड से वाइट वॉश हो गए, टेस्ट सीरीज में हुआ टेस्ट था सीरीज घर पे, में, हाँ, साउथ अफ्रीका में से भी हम लोग हार हाँ, गए थे। मतलब कि एक तरह से हम यही बोल सकते हैं कि पूरी जिम्मेदारी बुमराह के कंधों पर है, और अगर वो नहीं रहते हैं तो मतलब टीम तो पूरा लड़खड़ा ही जाती है। बस वही है, बुमराह है, सिराज है, जो कि सिलेक्टिव फॉर्मेट के लिए बने हुए हैं, ये लोग भी इंजर्ड होते हैं तो हमारी टीम पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो वही चीज़ है, तो इनका कमबैक बहुत ही ज़रूरी है ताकि एज ए एक्सपीरियंस बॉलर बैकअप कर सके यंग बॉलर्स को। तो मेरा ये मानना है। अब तो आईपीएल के बाद फैंस भी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि उनको एक बार जरूर मौका मिले। मतलब ऑब्वियस है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर्स को, बड़े बड़े प्लेयर्स को मौका मिल रहा है उनका कमबैक करने का, तो अगर इनका परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में इतना अच्छा हो रहा है, डोमेस्टिक में भी वो 5 विकेट हॉल ले रहे हैं। यूपी में एक लीग हो रहा है, हाँ, यूपी T20 लीग जो चल रहा है, वहाँ उनसे एक रिपोर्टर ने भी पूछा कि आप का सिलेक्शन के बारे में आप कुछ बताओ, तो उन्होंने यही कहा कि मेरा काम तो परफॉर्म करना है, बाकी उनके हाथ में है, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। वही है, वही बात है। लिटरली वो डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी। वही ना, आप ऐसा समझो कि जो इंसान जो डिजर्व करता है, ठीक है, आप उनको एक बार मौका जरूर दे के देखो। इतने साल तक बैठा है, ठीक है, वो अगर डोमेस्टिक लेवल पे, आईपीएल लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, आप अदर प्लेयर को मौका दे रहे हो, तो एक बार इन्हें भी एक सीरीज के लिए मौका दे के देखो, क्योंकि एट द एंड हमारा सोल फोकस क्या है? 2027 का वर्ल्ड कप है, वहां तक जाने के लिए हमें जितना बदलाव करना है, जितना हारना है हार लो, लेकिन एक अच्छा टीम खड़ा करो। तो उसके लिए ज़रूरी है हमारे साथ एक्सपीरियंस प्लेयर के लिए, हमें कब कहाँ किसको ज़रूरत है और कैसे ज़रूरत है, तो ये हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एट द एंड टारगेट होना चाहिए 2027 का वर्ल्ड कप, और उसमें मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार बहुत ही अपना अहम भूमिका निभाएंगे। अब तो उनका स्विंग भी बहुत तगड़े तरीके से वापस आ गया है। Exactly. तो अगर वो उनका स्विंग और बुमराह का जो यॉर्कर मैच करेगा, तब तो फिर हमारा बॉलिंग अटैक बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। एग्जैक्टली, आप स्विंग हो गया, फिर फास्ट हो गया, पैरेलली लोगों का डिमांड अब शमी को भी है। आप सोच के देखो कि हमारे पास 4 लेजेंड ऑलरेडी टीम इंडिया में एग्जिस्ट करते थे, उनको एक साथ कभी मौका नहीं मिला। 4 आपके पास क्या है? मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, बुमराह और भुवनेश्वर कुमार, ये चारों अगर हमारे पास आ जाए, तो क्या आपको लगता है कि हम लोग 2027 का वर्ल्ड कप में एक भी मैच हारेंगे? कभी नहीं। हमारे पास स्विंग चाहिए, भुवनेश्वर कुमार है, पेस अटैक चाहिए तो 2 बॉलर है, बुमराह है यॉर्कर के तौर पे, फिर हमारे पास मोहम्मद सिराज है। दूसरा स्विंग के तौर पे चाहिए तो मोहम्मद शमी है, जिनके पास दोनों चीज़ है, फास्ट भी बॉलिंग करते हैं, स्विंग भी करते हैं। क्या चाहिए हमें? दिक्कत क्या है फिर? मुझे भी लगता है कि अगर ट्राई करना है, मतलब आप नए प्लेयर्स को जैसे ट्राई कर रहे हैं, तो पुराने को भी आप मौका दे के देखिए। एग्जैक्टली, पुराने आउटकम अच्छा ही निकलना चाहिए इससे भी। वही है ना, 6-5 का खेल, आप 6 बैट्समैन लो, 4 बैट्समैन प्रॉपर, 2 ऑलराउंडर, आप 5 बॉलर रखो, 5 बॉलर में से 4 एक इनको रखो, और एक फ्रेशर के तौर पर जो आपको लग रहा है नया चेहरा जो निखर के आ सकता है, तो उनको मौका दो। आप रिस्क लेना है तो आप जो करना है करो, लेकिन 2027 का वर्ल्ड कप में आप रिस्क नहीं ले सकते हो। उसके लिए तो अभी से तैयारी करनी एग्जैक्टली, तैयारी की जरूरत है। तो होप आपको भी क्लियर हो गया होगा कि भुवनेश्वर कुमार इतने बड़े लेजेंड कैसे बने और वो थे, क्या हुआ। होप लेट्स होप उनका एक बार मॉन्स्टर कमबैक इंडियन टीम में भी अगर देख लें हम लोग, तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। मॉन्स्टर कमबैक तभी होगा जब उनको मौका मिलेगा टीम इंडिया में ना। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बस हम लोग भी, मैं, आप और सारे फैंस से ही उम्मीद लगाए बैठे हैं, और आरसीबी फैन तो चाह ही रही है कि उनको ज़रूर मौका मिले। लेट्स सी। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली बार। थैंक यू सो मच।